नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी 5 महीने का वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों में हार जीत का जो जोड़ घटाना है वो शुरू हो गया है। अभी राज्य में एनडीए की सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उधर महागठबंधन में भी अंदर खाने हार जीत का गुणा भाग चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के स्तर पर 3 पेंशन योजनाओं का पैसा लगभग 3 गुना करने की घोषणा कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में इस बार रेवड़ी कल्चर की बहार आने वाली है? क्या रेवड़ी कल्चर जातिगत समीकरण पर भारी पड़ने वाला है? लाडली बहना योजना जैसी भी कोई योजना आने वाली है? इसके तोड़ में विपक्ष की क्या तैयारी है? बिहार के चुनावी मिजाज में इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में रेवड़ी की बहार, पेंशनर्स को 3 गुना लाभ, अब लाडली बहनों को इंतजार। क्या टेंशन में नीतीश कुमार? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुख्यमंत्री ने राज्य के स्तर पर चलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन राशि को 700 रुपए प्रति माह बढ़ा दिया है। अभी तक इन योजनाओं के तहत 400 रुपए की पेंशन राशि प्रति माह मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। अगले महीने यानी जुलाई की 10 तारीख को बढ़ी हुई पेंशन राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर होने लगी। सरकार के इस फैसले से 1,09,69,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा मिलेगा, लेकिन इस फैसले से सरकारी खजाने पर करोड़ों का बोझ भी बढ़ने वाला है। कि जो कल्याण का विशेष करके जो पेंशनधारी हैं या दिव्यांग जो लोग हैं, उनकी जो पेंशन स्कीम है जो पहले 400 रुपए थी वो आज 1100 रुपए कर दी गई है। करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी होंगे इसके। देखिए, अपोजिशन का काम है अपनी बातों को कहना, उसका कोई अर्थ नहीं होता। और देखेंगे आप जब चुनाव आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे हमारे अनुकूल होंगे और एनडीए की प्रचंड जीत होगी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगी। विधानसभा चुनाव के पहले सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान वोटर्स को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय से यह चर्चा थी कि सरकार पेंशन राशि बढ़ा सकती है, लेकिन चुनाव से पहले सीएम नीतीश के इस मास्टर स्ट्रोक को विपक्ष नकल बता रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार उनकी घोषणाओं को लागू करने जा रही है। ये वो विषय है जिस विषय को हमने सबसे पहली बार राष्ट्रीय जनता दल ने जनता के साथ वादा ही नहीं किया, बल्कि हम लोगों का प्रण है कि अगर सरकार बनेगी तो हमने कहा था जो पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, चाहे वृद्धजनों का हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांगों का पेंशन हो, हमारी सरकार बनेगी तो इसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपए किया जाएगा। और नकलची सरकार जिसके पास कोई विजन नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, जैसे रोजगार नौकरी की नकल सरकार अपने आप को क्रेडिट देना चाहती है, जो हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, उसी हिसाब से तेजस्वी आगे आगे है, सरकार पीछे पीछे। पेंशनर्स को तोहफा अपनी जगह है, लेकिन बिहार के जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है, पिछड़ा वर्ग 27.12% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है, अनुसूचित जाति यानी दलित 19% है, अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी 1.68% है। बिहार में 17.70% आबादी मुसलमानों की है और मुसलमानों की आबादी में करीब 80% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। अति पिछड़ा वोट बैंक की अगर बात कर लें तो बिहार में कुल मिलाकर 112 जातियां
अति पिछड़ा समुदाय से हैं। 112 में 27 जातियां अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। यही 27 जातियां राजनीतिक और विकास की दौड़ में पीछे रह गई हैं। यही 27 जातियां खेल बना सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। अब सवाल यह है कि इस बार बिहार चुनाव में जाति समीकरण के मिथ को रेवड़ी कल्चर तोड़ने आ रहा है तो इसके परिणाम सत्ता पक्ष के पक्ष में आएंगे या विपक्ष बाजी मारेगा। इक्वेशन चाहे है जिसकी बने और बिगड़े। बहरहाल इस बार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। तो बिहार में रेवड़ी की बहार है, लाडली बहनों को इंतजार है। जिस तरीके से पेंशनर्स की बात हो गई, उन्हें 3 गुना लाभ देने की बात हो गई, बुजुर्ग हो गए, दिव्यांग हो गए और विधवा पेंशन की बात हो गई। देखिए ये वो योजनाएं हैं जिनमें आपने आर्थिक रूप से उनको सशक्त करने की कोशिश की है और इस तरह की जो योजनाएं होती हैं वो हमेशा आप देखिए किसी भी चुनाव में बहुत फायदेमंद साबित होती हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लें, लाडली बहना को आप देखिए कितने लंबे समय से चली आ रही है, चलती ही चली जा रही है। यहां भी राशि बढ़ाने की बात हुई थी। क्या नीतीश कुमार ऐसी ही कोई योजना लाने की बात रखते हैं, सोच रहे हैं? क्या ऐसा होगा? आप सिर्फ मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल मत लीजिए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए। लाडली बहना तो ये कहते हैं ना कि ये वो योजनाएं हैं जो सीधे एक हिट करती हैं और कहीं ना कहीं आप एक सशक्तिकरण भी देते हैं महिलाओं को। तो ये वाकई में जो बहना है उन्हें इंतजार है, क्या ऐसा कुछ होगा? हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे मंटू कुमार यादव। मंटू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जन सुराज का पक्ष रखेंगे मनोज कुमार बैठा। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद वत्स। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले खेमचंद जी, क्योंकि अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, विमलेंदु जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपके। सर, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। योजनाओं के साथ साथ जब हम आर्थिक रूप से कुछ उसमें लाभ देते हैं तो उसका फायदा इलेक्शंस में भी होता है और आर्थिक रूप से भी होता है। इस चीज का वेलकम होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बढ़ाया गया है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो एक बहार आई है, क्या जो लाडली बहना है उस तरह की भी किसी योजना का एक मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे नीतीश कुमार? तो ये पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि माननीय नीतीश कुमार जी का स्पष्ट विजन क्लियर है। कोई चुनावी रणनीति या चुनाव के लिए कोई कार्यक्रम हम लोग ऐसा नहीं है कि चुनाव के मद्देनजर कोई कार्यक्रम रख रहे हैं। ये एक बहुत मतलब काफी दिनों से ये डिमांड थी। पब्लिक में भी ये बात आ रही थी लगातार। महिलाओं की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रगति यात्रा पर निकले थे तब भी डिमांड आ रही थी। ऐसे लोग जो पूरी तरह से असक्षम हैं कार्य करने में, वृद्ध जन हैं, दिव्यांग हैं, उन सब के लिए लगातार योजनाएं तो सरकार की चली रही थी। लेकिन ये एक जो योजना थी निश्चित रूप से इसमें एक बहुत बड़ा जो है वह आज जो कैबिनेट का जो निर्णय आया है वो निर्णय काफी स्वागत योग्य है कि उन्होंने जो है वह 400 रुपये से 1100 रुपये बढ़ाया गया। और ऐसे लोग जो 80 साल से ऊपर हैं, पहले उनको 800 रुपये मिलता था, तो अब वो भी अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो ये एक बहुत काफी दिनों से डिमांड लगातार चली आ रही थी, क्योंकि धीरे धीरे जो आप देखेंगे कि काफी दिनों से एक ही रेट था, एक ही पैसा दिया जा रहा था। लोगों की जरूरतें भी धीरे धीरे अब बढ़ती चली जा रही थी। खासकर वृद्ध लोगों के दवाई और इन सब चीजों में खर्च भी बढ़ते चले जा रहे थे। तो ये लगातार एक डिमांड थी जिसको माननीय नीतीश कुमार जी ने जो है वह स्वीकार किया। और आप देखिए कि बिहार का बजट का जो साइज है वो भी बढ़ा है। हम 24,000 के बजट से बिहार को शुरू किए थे, 24,000 करोड़ से। आज 3,17,000 करोड़ का हमारा बजट है, जिसमें केंद्र सरकार 54,000 करोड़ रुपए हमें 54,000 करोड़ रुपए हमें दे रही है जो है विभिन्न जो है योजनाओं में खर्च करने के लिए। तो आज जो बिहार की स्थिति है, ये स्थिति ये दर्शाती है कि हम सशक्त होते चले जा रहे हैं। हमारा जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो क्यों नहीं उसका हिस्सा जो है वो दूसरे और चीजों में दिया जाए। आप पिछले बजट को भी आपने देखा होगा, लगभग 20% हिस्सा तो हम सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। और नीतिगत जो आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे
आज बिहार में 5 लाख करोड़ की योजनाएं केंद्र और राज्य की सरकार के सहयोग से जो है वह चल रही है। इसमें केंद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 5 लाख करोड़ रुपए एक आप समझे तो ये योजनाएं चल रही हैं। आगे आने वाले दिनों में लगभग 1.5 लाख करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं जो है वह पाइपलाइन में है, जो कि जल्दी आप देखेंगे। इधर भी 28 परियोजनाओं का जो है उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बिहार जो आज जो स्थिति है, बिहार में प्लेटफॉर्म खड़ा है। हम एक डेवलप्ड स्टेट की ओर जो है वह एक कदम बढ़ा चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें सामाजिक सुरक्षा के लिए जो उनका हिस्सा बनता है, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, इनका जो हिस्सा है वो हिस्सा उनको मिलना चाहिए। और बाकी जो आप जो बातें कर रहे हैं, अभी हम तेजस्वी जी की बातें जो कर रहे थे, उनको तो सिर्फ सत्ता में आने के लिए एक सिर्फ बातें करनी है। इनके जो है वह इनका तो हवा निकाल दिया विपक्षी दलों के ही लोगों ने कि 2,500 रुपये वो कर रहे थे कि प्रत्येक महिला को बिहार में हम 2,500 रुपये पर महीने देंगे। अरे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है वह एक बजट का 50% हिस्सा आप सामाजिक कल्याण में खर्च नहीं कर सकते। दूसरे और काम भी करने हैं बिहार में, या बिहार में क्या कोई भी स्टेट नहीं कर सकता। तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आप देखेंगे अगर, तो ये 1,100 रुपये जो किए गए हैं, इसमें लगभग हम लोगों को 7,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जो है वह हमारे बजट के ऊपर 7,000 करोड़ रुपए आएगा। आज हम सक्षम थे, आज हम इस स्थिति में थे कि हम ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने लिया है। आगे बिहार में जैसी जरूरतें आती रहेंगी, गरीब, शोषित, दलित, पीड़ितों का पहला हक है हर चीजों में, चाहे मेडिकल सुविधाएं हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे जो है वो नौकरी हो, उन सब चीजों में तो माननीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह संकल्पित होकर इसमें काम कर रहे हैं। विरोधियों को कोई जो है वो मौका नहीं है इस चुनाव में भी, आगे आने वाले दिनों में भी। आरजेडी, कांग्रेस, इन लोगों के कोई जगह नहीं है बिहार में। ये लोग सिर्फ बोलते रहेंगे, बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, विमलेंदु जी वापस आऊंगी। खेमचंद जी जुड़े हमारे साथ। खेमचंद जी आवाज पहुंच रही है मेरी? जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम जी, जुड़ गए। खेमचंद जी, एक बात होती है, कहते हैं कि बिहार की जो राजनीति है, बिहार की जो सियासत है, जातिगत समीकरण यहाँ बहुत प्रभावी होते हैं। वैसे अमूमन सभी इलेक्शंस में ऐसा होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है जिस तरीके से बुजुर्ग हों, विधवा पेंशन की हम बात कर लें, हम दिव्यांगजनों की बात कर लें, इनके लिए जो राशि एक बढ़ाई गई है या इनके विकास के लिए, इनके विस्तार के लिए जो बात की गई है, अब लाडली बहनों को इंतजार है। मैं बात ये इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि जब किसी को आर्थिक रूप से सशक्त करने की कोई योजना होती है, महिलाओं के लिए यदि कोई खास तौर पर योजना होती है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आपको लगता है कि इसका कोई मास्टर स्ट्रोक अब बिहार में दिखेगा? नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो एनडीए के पार्टनर्स हैं बिहार में, दोनों मिलके बिहार को आगे ले जा रहे हैं, विकसित बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। बिहार की जो मूलभूत समस्या उन पे काम किया और हमने उन समस्याओं को खत्म किया है। पहले बिहारी होना दिल्ली जैसे शहर में एक गाली मानी जाती थी, आज बिहारी होना गाली नहीं मानी जाती, प्राउड का सिंबल है। और हर एक बिहारी बहुत ही सम्मान से, बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता है कि हाँ मैं बिहारी हूँ। क्योंकि आज बिहार में वो स्थिति नहीं है जो राबड़ी जी के समय में थी, लालू जी के समय में थी, या फिर 1.5 साल बीच में जब कोalition की सरकार जेडीयू और आरजेडी की बनी, उस समय पुणे उन्होंने जो क्रिएट की, वैसी स्थिति नहीं। आज स्थिति वहां पे सुशासन की है, अच्छा काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्तर पे काम हुआ है, गरीबों के लिए काम हो रहा है, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड दिए गए हैं, वहां पे राशन भी दिया जा रहा है, गाँव गाँव में सड़क बनी है, घर घर में टॉयलेट बने हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की योजनाएं वहां तक पहुंच रही है और स्टेट की योजनाएं भी आज गरीबों तक पहुंच रही है। और जो नीतीश जी ने जो घोषणाएं की हैं, उससे हमारे बुजुर्गों को, गरीबों को, विधवाओं को, महिलाओं को, सबको लाभ मिलने वाला है। और आने वाले समय में और भी सौगातें हमारे बिहारियों को, बिहारी वासियों को, हमारे प्रियजनों को मिलेंगी, ये पूरा विश्वास है। और बिहार की जनता भी मानती है कि अगर कोई सुशासन दे सकता है तो वो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कोई नहीं दे सकता। ठीक है, चलिए खेमचंद जी वापस आऊंगी। शिवानंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राकी जी। शिवानंद जी, इस बार बिहार में कहा जा रहा है
भाई देखिए, या तो एनडीए की सरकार होगी या इंडिया गठबंधन का ब्लॉक आगे चला जाएगा, लेकिन जब जब योजनाओं की बात होती है, देखिए विधानसभा चुनाव में हमने हमेशा देखा है कि जो योजनाएं हैं, जो मुद्दे हैं, बड़े प्रभावी होते हैं। आजकल तो खैर नेशनल इश्यूज भी बहुत इफेक्ट डालने लगे हैं, लेकिन फिलहाल ये जो बातें आई हैं, जिस तरीके से बुजुर्गों की बात की गई, दिव्यांगजनों को एक लाभ पहुंचाने की बात की गई है, पेंशन में 3 गुना की राशि बढ़ाई गई है, तो लाडली बहनों की जो बात हो रही है, क्या इस तरह की कोई और एक बड़ी योजना लाकर बिहार में एक बहुत पॉजिटिव गेन लाने की जो कोशिश है, विपक्ष के पास इसकी काट क्या है? देखिए, नीतीश कुमार जी इलेक्शन सामने रख के बेटे को लॉन्च करने का एक प्रक्रिया चालू है। उन्होंने जिस तरह मैं राजनीति नहीं खेलना चाहता हूँ, माता भगिनियों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को और जो दिव्यांगों को अगर मिले तो मैं स्वागत करूंगा। दूसरी बात, लेकिन लेकिन इनका इतना ही ध्यान नीतीश कुमार जी रखना चाहिए कि अभी जो सर्वे हुआ, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिहार में हम जीतने जा रहे हैं। 47% हमारे साथ है। लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी सीएम थे, तभी लाड़की बहन योजना 2100 रुपए बोला था, 1500 भी नहीं दिया। दूसरी बात, पूरा फेल्योर हुआ। दूसरी बात, महाराष्ट्र में 50% महिलाओं को लाड़की बहन योजना उन्होंने बहाना बनाया कि समझो आपके पास स्कूटी है, काइनेटिक है, आपका इनकम टैक्स इतना भरा है, तो उसमें से 62% लाड़की बहन योजना महिलाओं का सुविधा मिलना कट कर दिया। जो बच्चा है 42 या 43%, उनको भी टाइम से पैसा नहीं मिल रहे, उनके पास पैसा ही नहीं है। उन्होंने क्या कर रहे हैं, समाज कल्याण जो मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे जी के, उनके अकाउंट से 400-500 करोड़ निकाल के लाड़की बहन योजना के लिए देने के लिए उनका प्रयास चल रहा था। लेकिन दलितों के ऊपर, एससी एसटी ओबीसी के ऊपर अन्याय होगा, आंदोलन जोर से चले, लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में फेल्यूर है। सेम नीतीश कुमार जी भी यही होगा। मैं इतना ही बोलता हूँ कि नीतीश कुमार जी का कल मैं लिख के देता हूँ, चैलेंज के डंके के साथ बोलता हूँ, नीतीश कुमार जी के साथ खेला हो जाएगा, सेम इक्वल टू द एकनाथ शिंदे। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और तेजस्वी यादव और कोई आएंगे, हमारा ट्रम्प कार्ड AAA है राखी जी, हम चैनल के माध्यम से नहीं बोलते, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सरकार बिहार में जीतने जा रहे और डंके के साथ हम कांग्रेस बना रहे, और हम 100% हम कांग्रेस सरकार बनाएंगे और अपना गौर गरीब दलित पिछड़ों को बताएंगे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को फायदा ये होगा, जाति जनगणना हमने नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी कभी भी नहीं करना चाहते थे। हमारा एलओपी राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी, अखिलेश यादव जी, ममता जी, तमिलनाडु, केरल, जितने हैं हम सब साथियों मिलके दबाव प्रेशर बना के हम छोड़े नहीं, जाति जनगणना करके रहेंगे, हमारा उसका पूरा फायदा कांग्रेस के होगा। दूसरी बात, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी ने 6 बार बिहार जाके आया है, उधर युवा युवतियों को रोजगार के बारे में बात हुआ है। राहुल गांधी जी के ऊपर नौजवान लोग पूरी तरह से, तेजस्वी और हमारा नेता राहुल गांधी जी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा है। जब जब 17 महीना जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की सरकार था, तो गवर्नमेंट था, तभी तेजस्वी ने 2 लाख लोगों को जॉब लगवाया है और उधर अच्छा मैसेज गया है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किसी का भी भरोसा नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों को क्या हुआ आज तक मालूम दिया नहीं। 15 लाख के बदले 30 लाख देने वाला था, काला धन कहाँ गया आज भी पता नहीं। इतने ऊपर सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का रेड हुआ, उधर का पैसे का जांच होना चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट हमारा सरकार सेंट्रल में आने के बाद जिसके ऊपर सीबीआई ईडी इनकम टैक्स हुआ है उसकी पूरी तरह से जांच होगा, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे। 700 किसान मरे हुए, उस बारे में नरेंद्र मोदी जी जवाब दीजिए। बीजेपी का दुगलापन है, उन्होंने जब पहलगाम में अटैक होने के बाद नरेंद्र मोदी जी देश के पंतप्रधान वहां जाके प्रचार कर रहे, ये कौन सा राजनीति। हमारा पंतप्रधान मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, मेरे को भी अभिमान है, 140 करोड़ जनते का नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, उधर जाके बीजेपी का चिन्ह जेब पे लगा के प्रचार कर रहे, प्रोटोकॉल निकाल के फिर तुम आप लोग मोदी साहब करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान क्या है, संविधान में क्या लिखा है,
संविधान में ये लिखा है कि कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। प्रोटोकॉल है, देश के प्राइम मिनिस्टर, मेरा भी है, राखी जी आपकी भी है, सब पैनलिस्ट का, उनका भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। मेरे को मेरा प्राइम मिनिस्टर का तो गर्व है, लेकिन बीजेपी का प्रचार प्रमुख बन के वो कमल चिन्ह जेब पे लगाता है। मैं इसके ऊपर मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी, कांग्रेस की जितने जो हमारा लॉ फर्म है, उनसे पूरी तरह से डिस्कस करके हम एक्शन लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के ऊपर लोग कोई भरोसा नहीं करते, ये झूठ बोलते हैं। जो 27 महिलाओं को जो सिंदूर उजाड़ा, उसके ऊपर राजनीति खेलना चाहते हैं। शर्म आना चाहिए बीजेपी को, आरएसएस को, इसके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। कितने माता भगिनियों को उन्होंने सिंदूर की सौदा किया, ठीक है उस शिवानंद बारे जी। में वहां का बिहार का जनता, राखी जी, इनको छोड़ेंगे नहीं। उस चक्कर में नीतीश कुमार चक्की पीसिंग, इसमें एकनाथ शिंदे बनेगा, कांग्रेस सरकार तेजस्वी, हम इंडिया गठबंधन सरकार बनने तय है। राहुल गांधी मैं चैलेंज के साथ मैं बताता हूँ कि बिहार के लिए आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी दीवान में आके बोले थे 600 करोड़, 6 रुपए भी नहीं दिया। अब देखिए ये निर्णय तो जनता का होगा, आप लोग कुछ भी कह लीजिए। अभी बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद राखी जी 1 मिनट। आदरणीय देश के पंतप्रधान मेरे भी है, लेकिन बिहार आने के बाद 50 करोड़, 100 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़, 10,000 करोड़, 1 रुपए भी बिहार के लिए दिया नहीं है। हमेशा बिहार के ऊपर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, किसान मर रहे, आत्महत्या कर रहे, बेकारी बढ़ गया है। आज भी बिहार में, चलिए ये होगा या नहीं होगा, ये आने वाले समय की बात होगी। बढ़ा हुआ है। शिवानंद जी, ये आने वाले समय की बात होगी। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। अपने बेटे मंटू जी, मुझे सुन पा रहे हैं? के लिए खुद नीचे नीतीश कुमार फंस जाएंगे बीजेपी के चक्कर मंटू जी, में। क्योंकि सीधा आरोप यह आता है कि तेजस्वी ये कहते हैं या आरजेडी ये कहती है कि हमारी योजनाएं हैं उनमें नकल करने की कोशिश की गई है, हमने जो प्लानिंग करी है पेंशन को लेकर वो सारी चीजों को आप बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह के आरोप है। लेकिन देखिए होता क्या है, जो सरकार है जो गेन कर जाती है, जो खेल जाती है, जाहिर तौर पर उसका प्लस होता है। तो क्या सिर्फ महज ये बोल दे विपक्ष की हमारी योजनाएं हैं और नकल कर रहे हैं, क्या इसकी काट कर पाएंगे? योजना तो तेजस्वी जी का है। तेजस्वी जी घोषणा किए थे कि 10 लाख बेरोजगार का नौकरी देंगे। नीतीश जी बोले थे कि क्या तेजस्वी जी अपना बाप घर से पैसा लाएंगे। जब गठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी जी के साथ मिल करके नीतीश जी मान सरकारी नौकरी देने के काम किए। फिर तेजस्वी जी माय बहन योजना के 2500 रुपया देने के घोषणा किए। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन को 1500 रुपया देने के घोषणा किए। फिर नीतीश जी अभी 1100 रुपया बढ़ा करके ये करने के काम के। तो आगे आगे तेजस्वी जी है और जनता में मैसेज है कि तेजस्वी जी ये बिहार को कल्याण कर सकते हैं। नीतीश जी तो बिहार को माने डुबा चुके हैं। नीतीश जी और मोदी जी कहीं कोई काम नहीं है, गरीबों का कोई काम नहीं है, आरक्षण विरोधी का काम हो रहा है। आज हमारे प्रदेश का अध्यक्ष मंगनी लाल मंडन बने हैं और नीतीश कुमार जो है संजय झा को बनाए हैं। उनका बेटी बिना प्रैक्टिस का दोनों माने एपीपी बन गई। तो ये सब कहाँ के न्याय है? गरीबों के साथ में अन्याय हो रहा है। नीतीश कुमार फैल है जनता के सवाल पर। तेजस्वी जी आगे हैं, उसी का देखा हिरसी कर रहे हैं नीतीश जी। जो तेजस्वी जी कहते हैं वो पीछे पीछे चल रहे हैं। और सर्वे में भी तेजस्वी जी के जो बता रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। निश्चित रूप से आने वाला 2025 चुनाव में महागठबंधन के बिहार में सरकार बनना है, क्योंकि हम लोग भी जनता के बीच में जाते हैं, सभी समाज के बीच में, गरीबों के बीच में जाते हैं, वंचितों के बीच में जाते हैं, व्यापारी के बीच में जाते हैं। सब लोग कह रहा है कि इस बार तेजस्वी को लाना है। इस नीतीश कुमार से हम उब चुके हैं। लेकिन मंटू जी, लेकिन एक बात तो ये है कि जहां अभी नीतीश सरकार ने यदि पेंशन बढ़ा दी है, यदि आप बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के हित साधने की बात करते हैं, राशि बढ़ा दी है, तो उनको तो मिलने भी लगेगी जुलाई से, तो उनके लिए तो पॉजिटिव चला गया ना ये। उन्हें क्यों नकारेगी जनता? योजना किसी की भी हो। हम लोग 1500 देंगे,
हम लोग 1500 देंगे। अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी 1100 नहीं 1500 दिया जाएगा और 2500 रुपया माए बहन योजना को दिया जाएगा और बिहार में 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा। चलिए, मैं हमेशा देखती हूँ, कहते हैं ना कि जब कोई इलेक्शन आ रहा होता है रेवड़ियों की बात होती। मैं बहुत देर से शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, लेकिन अब कह सकती हूँ, और इसको लेके बहुत एक लंबा विवाद भी हो चुका है कि ये सारा कल्चर खत्म होना चाहिए। बट है, जनता को लुभाने के लिए आप कुछ तो करेंगे। खैर ठीक है, कितना प्रभावी होगा ये देखेंगे। मनोज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जनसुराज भी पूरी तरह से एक्टिव है बिहार इलेक्शन के लिए, लेकिन हमें इस चीज को समझना होगा, विधानसभा का जब भी चुनाव होता है कौन सी योजनाएं सरकार की हितकारी हैं, उनको कितना लाभ मिल रहा है, और इलेक्शन के टाइम पे आप कितना उनको पॉजिटिव करके और अच्छा परोसने की कोशिश करते हैं, ये कितना प्रभावी होगा। विपक्ष के पास इसकी क्या काट है, जनसुराज के पास इसकी क्या काट? सबसे पहली बात कि जो उन्होंने 400 से बढ़ा के 1100 किया, ये जो वृद्धा पेंशन उन्होंने बढ़ाया, दिव्यांगों का बढ़ाया, ये तो बहुत पहले बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। 400 रुपये में कुछ नहीं होता था। इवन 1100 रुपया वो देने की घोषणा की, वो भी कम है। जनसुराज ने बोला है, बहुत पहले ही हमने अपने एजेंडा में लिखा है कि जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो पेंशन 400 से बढ़ा करके 2000 रुपये कर दिए जाएंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड है एक किसी वृद्ध महिला या पुरुष को जीने के लिए। लेकिन अभी चुनाव का जो समय है, 4 महीना चुनाव, 4-4.5 महीने चुनाव में रह गए, उस वक्त आकर के ये ऐलान करना कि हम 400 से बढ़ा के 1100 रुपया कर देंगे, इसका मतलब ये डायरेक्ट वोटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उनकी मंशा सही होती, सचमुच वो वृद्धों को, दिव्यांगों को हेल्प करना चाहते, तो फरवरी में जब उनका बजट 3,17,000 करोड़ रुपया का पास हुआ था, उस वक्त उन्होंने ये घोषणा कर दिए होते कि इतने करोड़ लोग हैं जो इसका लाभ लेंगे और इतना बजट में इसका प्रावधान है। लेकिन अचानक जब चुनाव आ रहा है तो इन्होंने ये हथकंडे अपनाए। दूसरी बात, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका सम्मान है, हमारे और आपके सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों में बिहार का तीसरी बार उनका दौरा है। जब पहलगांव में अटैक हुआ था, सब लोग शोक मना रहे थे, वो बिहार में आकर के मधुबनी में सभा कर रहे थे, चुनाव कर रहे थे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज्यादा है। जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं प्रचार करने के लिए, प्रचार करते करते वो थकते नहीं है। सिवान में अभी आए थे, सिवान की वहां पर जो सभा थी उसमें बहुत सारी बातें की, बहुत सारे वादे किए, लेकिन जो वहां के लोकल समस्याएं हैं जिसके वजह से बिहार की गरीबी दूर हो सकती है, जिसके वजह से बिहार में पलायन रुक सकता था, जिसके वजह से बिहार में रोजगार बढ़ सकता था, उनकी एक शब्द भी नहीं निकली। ये दे देंगे, वो दे देंगे, यानी कि आप लोगों को आश्रित बनाना चाहते हैं कि हमारे तरफ अट्रैक्ट हो। अगर हम सत्ता में रहेंगे तभी ये चीजें आपको मिल पाएंगी, अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे ये चीजें आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग हमको वोट करते रहिए, हम आपको गुलाम बना कर रखेंगे। सिवान में पंचरुखी है, वहां सिवान जिले के अंदर पंचरुखी, वहां पे 2 शुगर मिल थे, सूती धागे का मिल था, जिसके वजह से 30-35 साल पूर्व की बात करें, वहां के जो भी लोकल लोग थे बाहर नौकरी करने नहीं जाते थे, क्योंकि उनको पर्याप्त नौकरियां वहीं पे मिल जाती थी। बगल का एक जिला है गोपालगंज जिला, वहां पे सासाराम में बहुत बड़ा चीनी मिल है, वहां पे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड थे, उसकी एक भी बात उन्होंने नहीं किया। पलायन को कैसे रोकेंगे उन्होंने ये बात नहीं की, ट्रेन चलाने की बात की। इसका मतलब उनका नियत बिल्कुल साफ है कि आप ट्रेन हम चलाएंगे, आप लोग श्रमिक बनिए, आप बिहार श्रमिक सप्लायर राज्य बनिए, और हमारे यहाँ से जाकर के हम गुजरात में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाएंगे, अन्य फैक्ट्री लगाएंगे, वहां के लोग मालिक रहेंगे। बिहार के लोग आप 400 रुपया 1100 रुपया लेते रहिए, 5 किलो अनाज लेते रहिए, वोट हमको देते रहिए, और आपके बेटा, आपका पति और जाकर के गुजरात में, महाराष्ट्र में नौकरी करते रहिए। ये इनकी योजना है बिहार के को लेकर के। ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। आप 2017 से लेकर के अब तक की अगर बात करें, एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा कर देखिए, हालांकि एनसीआरबी की रिपोर्ट वहीं से उठाती है जो मामले थाने में एफआईआर में दर्ज की जाती है। अब बिहार
उतना लिटरेट नहीं है कि बहुत लोग थाने में जाना पसंद करते हैं, या बहुत लोग एक चीज है बिहार में, मैनेज। कुछ भी घटना हो जाती है, एफआईआर थाना पुलिस पहुंचने से पहले उसको मैनेज किया जाता, वो रिकॉर्ड में नहीं आता। उसके बाद भी एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है 2017 से लेकर के अब तक की आपराधिकरण बढ़ते जा रहा है। अभी ठीक है। पटना में जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड मनोज जी, एरिया है, सेंसिटिव एरिया, वीवीआईपी एरिया में खुलेआम लोगों को बंदूक चलाई जा रही है। उसके बाद ये सरकार कह रही है कि अपनी उपलब्धियां गिना रही है। एक चीज मुझको बता दीजिए, जहां तक पैसे देने की बात है, रबड़ी बांटने की बात है, 5 किलो अनाज देते हैं ना, 5 किलो अनाज देते हैं ना, सुनिए एक बात को, सुनिए बिमलबंधु जो 5 किलो अनाज देते हैं ना, किसको पता नहीं है कि 5 किलो अनाज किसी को नहीं मिलता, 4 किलो अनाज मिलता है। 1 किलो अनाज कहाँ जाता है, आप बताइए ना। इसी का समस्या का समाधान कर दीजिए आप। ये चुनाव हो रहा है, वोटर्स को खरीदने के प्रयास में आप इस तरह की योजनाओं को लाके पटल पर रख रहे, ताकि हम फिर से सत्ता में बने रहे। एक मिनट, ठीक है मनोज जी, एक सेकंड मनोज जी और विमलेंद्र जी, एक सेकंड रुकिए। अरविंद जी को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं समय दूंगी, तब बोलिएगा। अरविंद जी, क्या लगता है बिहार की सियासत में, मैंने शुरुआत करी थी, जातिगत समीकरण बहुत प्रभावी होते हैं, अमूमन सभी इलेक्शन में होते हैं, लेकिन बिहार की ये जो राजनीति है ये बहुत अलग चली है शुरू से। यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है वर्सेस में, यदि मैं इस रेवड़ी कल्चर को ले लूँ, या ये कह लूँ कि जो जनहित की योजनाओं के लिए आर्थिक रूप से इनको बढ़ाई गई है और सशक्त करने का प्रयास किया गया है, ये कितनी बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है? क्या अब लाडली बहनों को भी इंतजार है? इस तरह की कोई योजना आती है तो कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? अरविंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा सर। अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही आवाज, बोलिए। हाँ जी, सॉरी। मैं ये कहूंगा, स्टार्ट करूंगा कि इससे पहले जितने भी पॉलिटिकल लोग आए हुए थे, सबने अपनी अपनी पॉलिटिकल लाइंस पे स्टेटमेंटें दी, वो उनका अधिकार है, वो बोल सकते हैं। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, as an economist, as a political analyst and all, मैं रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हूं, लेकिन पब्लिक सपोर्ट के लिए इसको जाना चाहिए। भारत में गरीबी भी है और नीड भी है। रही बात इसकी कि केंद्र सरकार जो बीजेपी की है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड फ्रॉम स्टेट्स टू सेंट्रल बहुत अच्छा रहा है। वो प्लान करके ही रेवड़ी के लिए बोलते हैं, कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हैं क्योंकि दिक्कत होती है। तो रही बात इसकी कि क्या ये सही है या गलत है, एज अ रेवड़ी मैं ये कहूंगा कि लोगों को कुछ तो मिलना चाहिए, लेकिन सबको नहीं मिलना चाहिए। कौन होंगे वो, उसका सिलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज को कलेक्टिवली करना चाहिए, ना कि जो गवर्नमेंट में है वो देगा और दूसरा कहेगा मेरे लोग नहीं मिले। ये भारत की एक समस्या है। और बाकी भी ऑपोजिशन का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जहां जहां उन्होंने बोला वहां पूरा नहीं कर पाए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कौन कर पा रहा है, वो भी जनता, वो बिहार का वोटर देखेगा। उसको ये पता है कि ये जो प्रॉमिस कर रहा है ये देगा, ये जो प्रॉमिस कर रहा है ये नहीं देगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात इसकी कि बिहार को कहां से उठा के लाया गया है, भले वो नीतीश कुमार जी का सपोर्ट हो जिसकी वजह से, या बीजेपी का साथ हो, जो भी हो, बहुत फर्क पड़ा है बिहार में। आज हम दिल्ली में बैठ के बहुत प्राइड महसूस करते हैं उस स्टेट के लिए जिसके लिए बहुत कुछ बोला जाता था। ऐसा कुछ थोड़ी देर पहले भी बोला जा रहा था। आई एम वेरी प्राउड कि बिहार आज चेंज हो गया है। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर बिहारीज। आज आप बंबई से लेके कलकत्ते तक और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आप जाएंगे, आप महसूस करेंगे। पहले मैं पंजाब जाता था तो देखता था कि पंजाब जो ट्रेन पहुंची है बिहार से, उसमें सिर्फ किसान लेबर पहुंचती थी, और आज बहुत बड़ा तबका जो प्रोफेशनल है, जो टेक्निकल रिक्वायर्ड है, वो पहुंच रहा है। तो डेवलपमेंट तो हुआ है, इसको नकार नहीं सकते। और रही बात इसकी कि रेवड़ी कल्चर, इस पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए। सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए बांटना गलत है। नीड बेस्ड थोड़े से लोग हैं। भारत एक गरीब देश अभी भी है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसकी पर पीपीपी पर कैपिटा इनकम $10,000 पहुंच गई है, लेकिन बहुत कम है वो भी। और यदि आप नॉमिनल पे देखोगे तो अभी 3,500 करोड़ से ऊपर नहीं पहुंची है। भारत में जरूरत है मदद की,
देनी चाहिए, लेकिन उसका सिलेक्शन बहुत फेयर होना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, भले वो ए की सरकार हो या बी की सरकार हो, लेकिन मदद की आवश्यकता है, देनी चाहिए। लेकिन वोट जीतने के लिए जो चुनाव ये अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, अभी किसी ने बोला था कि बजट में क्यों नहीं अनाउंस करा गया। हर पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस इलेक्शन से पहले ही करती है और चुनाव प्रक्रिया का रोक ना लग जाए, तो उसको आप गलत नहीं बोल सकते। आप जिसने भी बोला है वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है कि वो ना के बराबर है और ना के बराबर ही रहने वाली है। ऐसा मेरा एनालिसिस है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, राखी जी। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये बात होती है, रेवड़ी कल्चर बोल लीजिए, आप इसको फायदे की दृष्टि से देख लीजिए, लेकिन ये बात सच है, जनहित के लिए यदि आप काम करते हैं, यदि आपकी जो एक अच्छी सोच है, तो उसका प्रभाव तो आपको आने वाले इलेक्शन में जनता भी समझती है। देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी जनता रह गई है कि आप कुछ भी कह देंगे और वो मान लेगी। वो सारी चीज़ों को देख रही है कि असल में कौन कितने लंबे वक्त से काम करके उनको कितना लाभ पहुंचाता है। बहुत सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके सबको समय दे रही हूँ। 1 सेकंड, पहले विमलेंदु जी बोलिए। 1 मिनट, शिवानंद जी रुकिएगा प्लीज। हाँ, विमलेंदु जी। राखी जी, मैं अभी जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें एक वर्ड आ रहा है, रेवड़ी। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये कोई रेवड़ी नहीं है। चिन्हित लोग हैं, गरीब लोग हैं आप, और लगातार उनको हम पेंशन दे रहे हैं। जो 60 साल से ऊपर वृद्ध हैं, ऐसे जो गरीब हैं, ये नहीं कि जो अमीर हैं, ऐसे जो दिव्यांग हैं, ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष जो 80 साल के ऊपर हैं, ऐसे लोगों को ही हम पेंशन दे रहे हैं। और ये टोटल जो आंकड़ा है, लगभग 1.25 करोड़ का लगभग का जो आंकड़ा है, ये चिन्हित लोग हैं और ये डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता है। और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये हमारी पार्टी और वो पार्टी, किसी एक पार्टी, इसलिए ये रेवड़ी इसे नहीं कहेंगे आप। इसे सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर ये जरूरत थी बिहार को, और बिहार के पास इतना पर्याप्त पैसा था, हम देने की स्थिति में आज आ गए हैं, इसलिए हम दे रहे हैं। दूसरा, अभी तेजस्वी जी की बातें कर रहे थे हमारे आरजेडी के लोग। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एक कहानी भी सुना देता हूँ, 1 मिनट के लिए जरा सुन लीजिए। एक मोटर गाड़ी चल रही थी, उसके बगल बगल में एक कुत्ता दौड़ा हुआ चला जा रहा था। उसको लगा कुत्ते को मोटर गाड़ी मैं ही खींच रहा हूँ। ये जो बिहार है, इस बिहार में आरजेडी के लोगों को यही लगता है कि ये सारे का सारा सिस्टम, सारा का सारा, जब आप थे 15 साल शासन तो आपका देख लिया लोगों ने, तो आज ये स्थिति परिस्थिति भी देख लीजिए। उसी तरह कांग्रेस के साथियों को करना चाहूंगा मैं। राहुल गांधी जी बार बार कहते रहते हैं ये प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री नहीं है। अरे आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? अगर नागरिक हैं तो प्रधानमंत्री स्वीकार। सदन में भी बहुत सारी बात ये कहते रहे। और दूसरा, मैं पीके साहब को कहूंगा, ये बार बार बिहारियों का अपमान मत कीजिए। आप ही एक बिहार में बुद्धिजीवी नहीं है, ये स्पष्ट कर लीजिए। आप लंदन से पढ़ के आए, आप हार्वर्ड से पढ़ के आए, कहीं से भी पढ़ के आइए, अगर आप बिहार में आए हैं तो बिहारियों का सम्मान करना सीख लीजिए। और ये बार बार ये क्या कहना है कि बिहार के लोग मूर्ख हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को पिछले 20 वर्षों से जो शासन सत्ता नहीं, हम सेवा के लिए उनको दिया है, या हम वो सेवा कर रहे हैं। रेवड़ियां बांटने के लिए, खाने के लिए तो आप आए ही हैं। 450 करोड़ रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है बिहार में, कहां से पैसा लाए आप? अगर पूरा इकोसिस्टम आपने बना लिया है तो कोई इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है तो कल को आपको उसका रिटर्न भी देना पड़ेगा ना। आप बिहारियों को इतने मूर्ख मत समझिए, बार बार बिहार का अपमान मत कीजिए कि बिहार में कुछ नहीं है। अरे ये पीके आके घूमे तो पूरा बिहार घूम रहे हैं ना। आज से 15 साल पहले घूम भी नहीं सकते थे। 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद पटना से नहीं निकलते। आज तो पूरी तरह से घूम रहे हैं बिना, और पूरे के साथ घूम रहे हैं। एसी, और हर जगह गांव में जहां जा रहे हैं वहां एसी लगा रहे हैं। उनका जो तंबू लग रहा है वो पूरा तरह से हाईटेक तंबू लगा के घूम रहे हैं। तो भाई साहब, आप बिहार आज बदल चुका है। और इतना जो गाली आप बिहारियों को बार बार दे रहे हैं ना, एक जी आप जाके देखें, कभी कैंप में रहे हैं, बिना गए एसी में बैठ करके आप दूसरे पे उंगली मत उठाइए। उनका तो जो है जितना आप वहां पे गए कि एसी लगा हुआ है, कैंप में कभी गए रहे हैं? नहीं रहे हैं ना। सुनी बात मत कीजिए। पसीने बहाते हैं, गांव जा रहे हैं, देख रहे हैं। इस तरह से आप लोगों ने बिहार को बना कर रख दिया है। फेसबुक पे नहीं, पलायन नहीं रुका है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। चलिए मनोज जी 1 सेकंड रुकिए, और विमलेंदु जी 1 सेकंड रुक जाइए। खेमचंद जी अपनी बात रखिएगा। सर प्लीज 1 मिनट रुकिए। तो बिहार में आके काम कर रहे हैं ना, आप समझिए। बिहार में पलायन। 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ खेमचंद जी बोलिए सर। राखी जी देखिए, अभी शिवानंद जी बोल रहे थे और उन्होंने स्वीकार किया, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार बिहार में बन रही है। उन्होंने कहा कि भाई नीतीश जी का हाल सिंधु जी जैसा हो जाएगा। मतलब वो ये मानते हैं
कि सरकार तो बीजेपी की बन रही है और जेडीयू की बन रही है, नीतीश जी और मोदी जी की जो जोड़ी की बन रही है। अब उसमें कंफ्यूजन फैलाने के लिए वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो मान रहे हैं कि भाई सरकार हमारी बन रही। उसके कारण है हम लोगों ने काम किया, हमारी दोनों सरकारों ने काम किया, हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, हमारा नेतृत्व साफ है। और ये वो लोग हैं ये कहते हैं कि हमने 2 लाख 1.5 साल में नौकरियां दे दी। अरे भाई केस चल रहा है गरीबों की, आपने जमीन अपने नाम कर ली। कौन सी जॉब के लिए? 4th ग्रेड जॉब देने के लिए आप लोगों ने गरीबों का खेत अपने नाम करा लिया। ये आरोप किस पे है? ये सीरियस आरोप किस पे है? ये सीरियस आरोप आपके मुख्य नेता पे, आरजेडी के जो मुखिया के बेटे पे, मुखिया पे, उनकी पत्नी पे, उनके परिवार पे। आरजेडी का जो मेन परिवार है, उन्होंने, जो लालू जी का परिवार है, उन्होंने गरीबों की जमीन जॉब के बदले अपने नाम कर। और 1.5 साल में जो पुराना इतिहास था इनका, वो लोगों के सामने, जैसे टीवी पे रिप्ले होता है ना, पुरानी चीजें, पुरानी स्टोरी, वैसे रिप्ले होने लगे। फिर से लोग उनको उठाने लग गए और फिर से उठा के लोगों से एक्सटॉर्शन शुरू हो गया था। उन्हें जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, नेचुरल अलायंस है, नेचुरल तरीके से हम लोगों ने सुशासन दिया, उस कुशासन को रिमूव किया, उस तंत्र को फिर से दुरुस्त किया। और अब अच्छी बात यह रही कि 1.5 साल का तंत्र हमारे युवाओं ने भी देख लिया, हम उसी को याद दिला रहे हैं और लोग याद कर रहे हैं। अब ये कहते हैं बिहार को गाली देते हैं, बिहारी को गाली देते हैं। हमने बिहार के पोटेंशियल को समझा, उस पोटेंशियल को निखारा और उसी की वजह से आज बीमारू स्टेट से बिहार, आप देखेंगे तेजी से बेटर हो रहा है। तो वो दिन दूर नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश का 100% ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बिहार का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और विकसित राष्ट्र बनाने में बिहार की प्रमुख भूमिका आज भी है और आने वाले समय में टॉप 5 स्टेट की जो भूमिका रहती है, उस भूमिका में बिहार अपना कंट्रीब्यूशन देगा। दूर दूर तक कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे सर्वे हुआ है जिसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस, अरे यार सर्वे में राहुल गांधी का नाम भी नहीं था, आपकी कांग्रेस के किसी नेता का नाम भी नहीं है, दूर दूर तक लोग नहीं पहचानते। और आपने आरजेडी के नेता का नाम तक नहीं लिया। चलो ठीक है, वो आपका इंटरनल मैटर है, लेकिन मैं ये कह दूं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब बात करते हैं तो वो लोगों को गारंटी की तरह दिखती हैं। और जैसा भी हमारे अरविंद जी ने कहा, तो डिफरेंस, हमने दिल्ली में काम दे रहे हैं, हम कंटिन्यूटी में दे रहे हैं, हमने महाराष्ट्र में भी कंटिन्यूटी में दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कई लोगों का एलिमिनेट कर दिया, हाँ एलिमिनेट होने भी चाहिए। जो टैक्स पेयर है उनको थोड़ी पेमेंट देना है, नरेंद्र मोदी जो टैक्स पेयर है, जो पैसे वाले हैं, उनको देना है जिनको जरूरत है। और उनको मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है, महाराष्ट्र में मिल रहा है, हरियाणा में मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है। दैट इज व्हाट मोदी जी की गारंटी, लोग उस पर विश्वास करते हैं। 27 करोड़ लोगों को आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं ने गरीबी से बाहर निकाला, महागरीबी से बाहर निकाला। और उसमें बड़ी संख्या हमारे बिहार के निवासियों की हो, जो बिहार में भी रहते हैं या बिहार से बाहर गए हुए हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग गरीबी से बाहर निकले। आज बेसिक नीड के लिए उनको काम नहीं करना पड़ता, खाना उनके पास है, स्वास्थ्य सुविधा के लिए आयुष्मान भारत कार्ड उनके पास है, पीएम किसान के माध्यम से उनको मदद मिल रही है, घर घर तक हम लोगों ने बिजली पहुंचाने का काम किया है, टॉयलेट बनाने का काम किया है। तो जो बेसिक चीजें हैं, जो जीवन जीने की जो बेसिक चीजें हैं, उनके लिए आज उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। आज वो अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये आज परिवर्तन दिख रहा है कि आज जो बिहार से जो ट्रेन आती है उसमें टेक्नीशियन दिखाई देते हैं, उसमें ऑफिसर्स दिखाई देते हैं, उसमें व्हाइट कॉलर जॉब वाले भी दिखाई देते हैं, और उसमें हमारे उन्नत किसान भी दिखाई देते हैं जो अलग अलग तरीके की आम की फसल, गन्ने की फसल, चावल की फसल वो रिसर्च करके ला रहे हैं और दूसरी स्टेट में जाके उसको वो रिप्लिकेट करते हैं। ठीक है खेमचंद जी, ठीक है। और मंटू जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए, इसके बाद शिवानंद जी आप बोलिएगा। मंटू जी। जदयू भाजपा के लोग ने आगे, जी राखी जी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। भाजपा जदयू के साथी ने 20 साल से एक ही कैसेट बजा रहे हैं, लालू जी जप रहे हैं, और एक कह रहे थे कि लालू जी के समय में बजट इतना था, आज बजट 5 गुना बढ़ गया। तो मैं पूछना चाहता हूं जदयू के भाजपा के साथी से, गुना बढ़ गया। अभी जो
जो बड़ा कलन जो बन रहा है रोड का, पुल के, पुलिया के, वो समय 5 लाख में होता था और अभी 50 लाख में हो रहा है। महंगाई कितना था उस समय और अभी कितना महंगाई है, उसके अनुसार आप जोड़ लीजिएगा तो वो समय जो काम हो रहा था वो बहुत सुंदर था और कहीं भी घटिया काम नहीं होता था। आज आप देख रहे हैं हर जगह पुल बनता है और टूट जाता है, महंगाई 4%। तो इस तरह से और एक ही कैसेट नहीं बजाइए। भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताने के काम किया कि तेजस्वी जी के नाम मत लीजिए, लालू जी के नाम लीजिए। तेजस्वी जी के नाम लीजिएगा तो हम लोग को घाटा है। जब आपका उप मुख्यमंत्री जब यह बात कर रहे हैं कि तेजस्वी जी काम करने वाला है, उनका नाम नहीं लीजिएगा, हम लोग के घाटा होगा। तो ये तय कर लीजिए आप लोग। साथी से हम कहना चाहेंगे कि बिहार में आप जितना सेट बार बार बजा रहे हैं, दूसरा कैसेट आपके पास में नहीं है, इसलिए बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। जदयू भाजपा के साथियों से कहना चाहते हैं, आज अगर भय नहीं था, मोदी जी बार बार आज बिहार आ रहे हैं, वह भय है कि बिहार में परिवर्तन की लहर है। गरीबों, शोषित, वंचितों में नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी है। ये सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है, अपराध बढ़ा है और तेजस्वी जी जो युवा चेहरा के रूप में जो बिहार में उभरे हैं उनको लोग पसंद कर रहे हैं। इसलिए बिहार विधानसभा में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। इसलिए हम सभी जदयू भाजपा के साथी के कहना चाहते हैं कि एक ही कैसेट मत बजाइए, विकास पर चर्चा कीजिए कि आप कहाँ कहाँ विकास किए हैं। जमालपुर में, हम लोग जमालपुर से हैं, जमालपुर रेल कारखाना में अभी रेल मंत्री आए थे, क्या दिए? आज लालू जी के दिया हुआ मसौदा में जो छपरा में रेल कारखाना, उसी का आज विदेश उनका जो है इंजन बन करके जा रहा है। लालू जी मधेपुरा में बनाए हैं, उसका भी विकास हुआ। आप एक फैक्ट्री के नाम बता दीजिए बिहार में रेल मंत्री और प्रधान जी, कहाँ रेल का कारखाना लगाए हैं, कहाँ विकास किए हैं, क्या चीनी मिल खुले हैं? एक भी काम नहीं, बेरोजगारों के लिए एक भी काम नहीं है। सिर्फ और महंगाई को बढ़ाए हैं, बेरोजगारी बढ़ाए हैं, हिंदू और मुसलमान किए हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान करने के काम किए हैं और सिर्फ आप लोग जो है गरीबों को खून चूसने के काम किए। इसलिए बिहार के जनता परिवर्तन चाह रही है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनना तय है और 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। खैर देखिए, ये आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार क्या होगा। लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है, पूरी चर्चा में एक मुख्य रूप से हम बात लेकर चले थे कि भाई बुजुर्गों का ख्याल रखा जा रहा है, दिव्यांगजनों का ख्याल रखा जा रहा है, विधवाओं का ख्याल रखा जा रहा है, लाडली बहनाओं के लिए क्या कोई मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। आप समझिए उस लाइन को मैं किस विषय पर जा रही हूँ। जातिगत समीकरण बिहार की राजनीति में इफेक्टिव हुए, ये कितना प्रभाव डालेंगे? विकास तो है ही, विकास नहीं करेंगे तो जनता वोट थोड़ी देगी। लेकिन ये सब योजनाएं जो होती है ना, ये जनता से कनेक्ट होती है, इसका बहुत फायदा मिलता है, हमेशा मिलता है। बिहार में इस बार क्या होगा ये वो बात है। लेकिन बहुत देर से सुन रही हूँ सब एक दूसरे पर, आप आरजेडी को मत बोलिए, वो नीतीश जी को ना बोले, कोई मोदी जी को ना बोले। तो ये देखिए फैक्टर तो यही है ना, बिहार में चेहरे तो यही हैं, तो लड़ाई झगड़ा तो आप लोगों के बीच इस चीज का होगा। लेकिन असल मुद्दे की बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। अरविंद जी एक सेकंड, बस एक सेकंड लूंगी। शिवानंद जी अपनी बात रखिएगा जी। राकेश जी अभी जो बीजेपी प्रवक्ता इतना जोर से जो झूठ पे झूठ जैसे नरेंद्र मोदी फेंकू जैसे बात कर रहे थे, मैं समझाता हूँ। नीतीश कुमार जी, कोई सरकार बिहार में कुछ आने वाली नहीं है। हमने ये बोला एकनाथ शिंदे लाड़की बहन योजना फेल्यूअर सरकार ने बना के लोगों को उल्लू बनाया महाराष्ट्र में। आज भी लाड़की बहन योजना 2 महीने से 1 रुपए किसी को मिला नहीं। और नीतीश कुमार जी ने, मैं स्टार्टिंग ही बोला, नीतीश कुमार जी ने अगर माता भगिनों को, दिव्यांगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को अगर किया है, मैं स्वागत करता हूं। मैं पहले ही बोला हूं। दूसरी बात, ये धमके के साथ लिख के ले लो भाई। बीजेपी प्रवक्ता को बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? बीजेपी प्रवक्ता को पूछिए। 15 लाख का क्या हुआ? किसान बिल का क्या हुआ? मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हो गया। क्या किया? सिर्फ पहलगाम, पार्लियामेंट हाउस, अक्षरधाम, पठानकोट,
इसके ऊपर वोट मांगते हो, शर्म आना चाहिए। विकास के बारे में बात करो। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, हम बिहार में जीतने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना हम कैंसिल करेंगे। SC ST OBC लोगों को जाति जनगणना करके रहेंगे। CBI ED इनकम टैक्स लोगों ने मिसयूज कर रहे, बीजेपी उनको छोड़ेंगे नहीं, इतना याद रखिए। बिहार इलेक्शन के बाद राखी जी लिख के रखी है, सबको बोल रहा हूं पैनल से, इंडिया गठबंधन सरकार केंद्र में आना तय है। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा तो आप लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी बनेगा, हम उस बारे में नहीं। तुम लोगों को जो झूठ लोगों को चीटिंग करके सरकार आया है, ईवीएम मशीन का बीजेपी सरकार 40 पार्टी लेके चल रहे, कोई नरेंद्र मोदी सरकार नहीं है ये बीजेपी को ये दिमाग में डालो। आप नीतीश कुमार हमारे पास था, तुम लोग CBI ED इनकम टैक्स का डरावा धमका के ब्लैकमेलिंग करके नीतीश कुमार को आपने अपने तरफ लिया। अब कौन सा फैक्टर होगा वो देखेंगे। के बारे में समय बड़ी तेजी से हो रहा है। एक सेकंड रुकिए मनोज जी, 1 सेकंड रुकिएगा। अरविंद जी अपनी बात रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है शिवानंद जी। पहलगाम के ऊपर राजनीति में वोटिंग मांगना शर्म आना चाहिए। ठीक है शिवानंद जी, प्लीज 1 मिनट रुकिए। सिंदूर उजाड़ा है, आप लोगों को बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है सर, बिहार की जनता देख रही है। ठीक है बिहार में एक भी सीट बीजेपी इनकी डूबती हुई नाव है जिसमें कोई चढ़ना नहीं चाहता। ये भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी अरे मणिपुर चल रहे हैं, अरे मणिपुर कभी गया मैं बोल पाऊंगा हमेशा भावी प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, समय की सीमा है, 1 मिनट रुक जाइए। अरविंद जी को अपनी बात रखने दीजिए। भारत में नहीं है, देखेंगे राजनीतिक जीवन पूरा होगा, कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। झगड़ा करना, हिंदू मुस्लिम करना। शिवानंद जी प्लीज सर, मुझे ऑडियो बंद करवाना पड़ेगा, प्लीज मत करिए ऐसे, अच्छा नहीं लगता है। उनके पास ना नीति है, ना नेतृत्व, ना ही के बारे में बात करो, रोजगार के बारे में बात करो। शिवानंद जी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, ऑडियो बंद करिए इनका। अरविंद जी बोलिए। चाह रहा था, सबने अपनी अपनी पॉलिटिकल स्टेज अपने निशानों के साथ अपनी स्टेटमेंटें देनी शुरू कर दी। इट हैज नो मीनिंग। यहाँ बैठ के बोलने का कोई मतलब नहीं है। ये फील्ड में जाके काम करना, जनता तक आवाज पहुंचाना। और ये कोई नहीं देखना चाह रहा कि जो अनाउंसमेंट आई है वो किस यूज के लिए है, उसको तो ध्यान दो। आप एक ए अच्छा लगता है, बी नहीं अच्छा लगता, यहाँ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आपको फील्ड में जाके काम करना है। जो योजनाएं आई है उसका ऑपोजिशन को काट निकालना है और सरकार को उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। ये इंपॉर्टेंट है। अभी राखी जी आपको स्टेटमेंट दे रही थी, लाडली बहन योजना जैसी और बुजुर्ग पेंशन जैसी, इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। नीड है, भारत में गरीबी है, उसके लिए कुछ देना जरूरी है, लेकिन आप बजट में से कहां से निकालोगे? इस तरह नहीं करना जो दिल्ली या पंजाब में हुआ है। अनाउंस तो कर दिया, उसके बाद कह दिया पैसे नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप बहुत बोलने देंगे मेरे को? बहुत जल्दी से मनोज जी, समय की सीमा है, बहुत जल्दी से मनोज जी अपनी बात रखिए। ठीक है शिवानंद जी प्लीज। नहीं सर, समय हो गया, प्लीज रुकिए। चुप कराइए। सबसे पहली बात यह है कि अभी हमने भी सर्वे कराया था, बिहार में 60% लोग ऐसे हैं जो विकल्प ढूंढ रहे हैं। इस बार ना एनडीए को पसंद कर रहे हैं, ना इंडी गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। 35 सालों से इन दोनों की ही सरकार रही है। अब बिहार अभी भी पिछड़े पायदान पे है। सब लोग अपने अपने तरीकों से ये क्लेम कर रहे हैं कि बिहार को कुछ देने जा रहे हैं। बिहार को कुछ देने नहीं जा रहे, बिहार को उन्होंने ठगा है और अभी भी ठग रहे हैं। अभी चुनावी माहौल है, पूरा एक से एक योजना। बिमलन जी तो आप चुप हो जाए, आपकी पार्टी तो खत्म होने वाली है इस बार से। आपकी पार्टी इस बार खत्म होने वाली है, आप तो चुप ही हो जाइए, क्योंकि आप लोग इतने जेडवे के लोग। देखिए आप लोगों के ये जो दावे हैं ना कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये निर्णय बिहार की जनता करेगी। और इन चीजों को प्लीज ध्यान रखें, जनहित की जो योजनाएं होती हैं उसका लाभ मिलता है। उन जनहित की योजनाओं को लेकर विपक्ष के पास उसकी क्या काट है, उनके पास कौन सी योजनाएं हैं जो आप जनता तक लेकर जाएंगे, इन सारी विषयों पर बात करने की जरूरत है। बशर्ते आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगा लगा के चीजों को खत्म कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होता। सर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दलों के बीच में हो सकती है, जनता के बीच में मत लेकर जाइए। ये सब चीजों से जनता को मतलब नहीं है। वो जनहित की योजनाएं चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि उनके लिए कौन काम कर रहा है, उनकी कौन सी योजनाएं उनके लिए सार्थक है। इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। खैर समय हो गया,
आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत साफ है, बिहार में लगातार जिस तरीके से रेवड़ी की बहार क्यों कही जा रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से जो घोषणाएं नीतीश कुमार ने की हैं, वाकई में क्या लाडली बहना जैसा भी कोई मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? बिल्कुल हो भी सकता है, और यदि होता है तो ये कितनी बड़ी जीत साबित हो सकती है, देखना पड़ेगा। विपक्ष इसके लिए क्या एक विकल्प ढूंढेगा, उनके पास कौन सी योजनाएं होंगी, ये भी एक समझने वाली विषय है। फिलहाल तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार है और क्या होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।